डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। कल हमने भारतीय राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। आज इसी के अंतर्गत हम भारतीय राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत कुछ अन्य शक्तियों के बारे में भी चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत अगली शक्ति आती है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख या समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट रखवाता है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत कोई भी वित्त विधेयक या अनुदान की मांग राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही संसद में पेश की जाती है। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का भी नियंत्रण होता है तथा वह आकस्मिक व्यय के लिए इस निधि से धन दे सकता है, पर इसे बाद में संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति को वित्तीय आयोग की नियुक्ति करने तथा आयकर से प्राप्त धनराशि को केंद्र व राज्यों की सरकारों में बांटने का भी अधिकार प्राप्त है। ये सब बातें राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आती है। यानी बजट संबंधी जो है विवरण जो है संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखवाता है। यह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला आता है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों के समक्ष सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के अंतर्गत जो है 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जबकि राज्यसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में ये मनोनीत होने वाले 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होने चाहिए, जबकि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय का से संबंधित होने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अगली शक्ति आती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के विश्रांति काल में यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में उल्लेखित है। इस अध्यादेश का वही बल एवं प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित किए गए अधिनियम का होता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है जिनके बारे में संसद विधियां बना सकती है। यह राष्ट्रपति के समाधान का तात्पर्य मंत्रिमंडल का समाधान है, अर्थात राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी विवेकीय शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे अनुमोदित कर लेना होता है, अन्यथा यह प्रभाव में नहीं रहता है। राष्ट्रपति किसी भी समय इस प्रकार के अध्यादेश को वापस भी ले सकता है। चूँकि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल एवं प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है, अतः ऐसे में यदि किसी अध्यादेश द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो न्यायालय इसे उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर सकता है। अगली जो शक्ति आती है वो है विधेयकों पर विशेषाधिकार का प्रयोग। यानी जो विधेयक होते हैं उन पर राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो विधेयकों पर विशेषाधिकार की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की कौन सी है,
उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बन सकता है। संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक को राष्ट्रपति सुझावों के साथ पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है, पर पुनर्विचार के पश्चात प्रेषित विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, परंतु राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने के लिए समय सीमा का भी उल्लेख नहीं है। कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है, जैसे वित्त विधेयक। नंबर 2, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमा अथवा नामों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक, संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, ऐसे कराधान जिसमें राज्य का हित प्रभावित हो और व्यापार की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले विधेयक आदि जो विधेयक हैं उन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। अब अगली शक्ति आती है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालयों या संघीय कानून के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है। केआर सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति न्यायालय के निर्णय से बाध्य नहीं हैं तथा न्यायालय से भिन्न निर्णय ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की यह शक्ति विवेक की शक्ति नहीं है तथा इस शक्ति का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। संसद भवन पर हमले के आरोपी अफजल गुरु के मामले में न्यायालय ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति के क्षमादान के आधारों की न्यायिक जांच की जा सकती है। अब राष्ट्रपति की एक अन्य शक्ति आती है राज्यों से संबंधित अधिकार। राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालिका के प्रधान के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को स्वीकार, अस्वीकार या पुनर्विचार के लिए भी वापस कर सकता है। राष्ट्रपति किसी राज्य की कार्यपालिका को ऐसे विषय सौंप सकता है जो साधारणतः संघ के कार्यक्षेत्र के अधीन है। इस प्रकार राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत आज हमने वित्तीय शक्ति, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कुछ विधेयकों पर विशेषाधिकार का प्रयोग, क्षमादान की शक्ति एवं राज्यों से संबंधित कुछ अधिकार को राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, इसके बारे में चर्चा की है। धन्यवाद।